हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मयंक सर में। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने कुछ चैप्टर वास्तविक संख्या का कर लिया है, पहला चैप्टर कर लिया है और उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनका हमने अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग आगे की अध्ययन करेंगे और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करिएगा तो हमें सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ ये चैनल जो हमारा चलाने का उद्देश्य है वो कम्प्लीटली उद्देश्य है कि जो कक्षा 9, 10, 11वीं 12वीं का जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उन सारे सब्जेक्ट से संबंधित जो मटेरियल्स हैं वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और उनसे संबंधित जो भी हमसे बन पड़ेगा उसका हम लोग आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो उस सहयोग में आपका भी सहयोग हमें चाहिए। हमें ये चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, जो ज़रूरत के योग्य है इनके इस वीडियो के, उनको आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें अभी जो हम लोग गणित पढ़ रहे हैं उसमें वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कक्षा 10 की जो है जो पहला अध्याय है वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो 1.2 होगा और 1.2 बनाने से पहले उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या कह रही है वो थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमें सिखाता है कि एक लाइन हम यहाँ पंक्ति लिख रहे हैं, उस पंक्ति पे आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी भाज्य संख्या होते हैं, कौन सी संख्या कि भाज्य संख्या अभाज्य का गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, उस प्रमेय को भी हम लोग देखेंगे। और उस प्रमेय को देखने से पहले जरा हम इस पंक्ति को देखते हैं कि क्या है ये पंक्ति। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं हमारे पास, तो संख्याएं दो तरह की होती है, एक भाज्य एक अभाज्य, और एक होता है सहभाज्य। तो उस पर नहीं जाते हम लोग, भाज्य और अभाज्य देखते हैं क्या है। जो भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या का मतलब हो गया जो हमारा भाज्य संख्या कौन सा होगा। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त, जरा इसको भी समझ लेते हैं। स्वयं और एक के अतिरिक्त क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो। देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 से तो विभाजित होगा ही ना। 4 में हम लोग 4 से तो भाग दे ही सकते हैं, एक बार में लग जाएगा और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझे? तो स्वयं से हर संख्या क्या होता है, विभाजित होता है, विभाज्य होता है। और एक से भी प्रत्येक संख्या जो है वह विभाजित होता है। यदि एक से इसमें भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा और 4 कट जाएगा, है ना। तो एक और स्वयं से जो है प्रत्येक संख्या विभाजित होता है, इसीलिए हम लोग उसको हटा देते हैं। उसके अलावा यदि कोई ऐसा संख्या है जिससे कोई भी संख्या विभाजित हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 है, तो ये जो 10 संख्या है, संख्या 10 है,
इसमें यदि हम लोग किसी अन्य संख्या मान लीजिए 2 से भाग देते हैं तो 2 से ये 5 बार में कट जाती है, ठीक है। 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 बार में ये कट जाती है ना, कट गया 2 बार में। तो ये जो संख्या 10 है, ये संख्या 10 जो है वो एक भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा भी कुछ संख्याएं हैं, 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे ये 10 क्या हो रहा है? विभाजित हो जा रहा है। हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। 9 देखिए, 9 एक ऐसा संख्या है जो 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है ना। 9 एक ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो क्या हमको 9 को भाज्य संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसी तरह का एक संख्या होता है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं उसको जो इसी में हम लोग क्या कहेंगे? स्वयं एवं एक के अतिरिक्त स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसको क्या कहना है? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमारे पास 2 संख्या हो गया, एक तो भाज्य संख्या हो गया और एक क्या हो गया? अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो होगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, और अभाज्य संख्या वो होगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। यथा जैसे एग्जाम्पल यदि हम लोग अभाज्य संख्या का देखें तो 2 क्या एक और 2 को छोड़ देंगे तो किसी और संख्या से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो 2 क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या होगा। 3 की बात कर लेते हैं। 3 एक और 3 के अलावा देखे तो किसी से विभाजित होता है? ये बिल्कुल नहीं होता है। यदि हम लोग इसी तरीके से किसकी बात करें? 5 की बात करें तो 1 और 5 के अलावा किसी अन्य से विभाजित होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग 7 की बात करते हैं, ये भी नहीं होता है। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? 11 की बात कर लेते हैं, ये होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? 13 की बात कर लेते हैं, 13 भी होता है विभाजित? किसी से भी विभाजित नहीं होता है यदि स्वयं को और एक को छोड़ देंगे तो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 17 की बात कर लेते हैं, 19 की बात कर लेते हैं, 23 की बात कर लेते हैं, नहीं होता है विभाजित। 29 की बात कर लेते हैं, नहीं होता है विभाजित। 31 की बात कर लेते हैं, नहीं होता है विभाजित है। 37 की बात कर लेते हैं, नहीं होता है विभाजित। ये सारी जो संख्याएं हम लिखते जा रहे हैं, ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और ये जो 10 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 नहीं, ठीक है, 4 हो गया, 6, 8, 10, 9, ये सब कैसी संख्याएं? ये भाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ रही है? तो इतना आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या है? लिखना यह है कि भाज्य संख्या परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल में लिखना है। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल यदि देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 नहीं, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा भाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का ये ऊपर वाला जितना लिखे हैं ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। आप कुछ अपने मन से भी लिख लीजिए, सब लिख सकते हैं जो आपको याद आता हो। तो इस तरह के भाज्य और अभाज्य संख्या है। अब यहाँ हमें भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या पढ़नी है? ठीक है, यहाँ जो हमें भाज्य और अभाज्य संख्या में देखनी है, वो क्या देखनी? वो देखनी है हमको ये जो कथन लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जरा उस कथन को हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सिद्ध क्या करना है? उसको दिखाना होगा। दिखाने का कोशिश करते हैं कि क्या सच में किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है 50, ये एक भाज्य संख्या है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं। 2 से कट जाएगा 25 बार, 5 से लगेगा ये 5 बार,
तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2? क्या इसको इस तरीके से लिखते हैं 5 गुना 2 गुना 5? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम मान लीजिए लिखते हैं कितना 62। ये एक भाज्य संख्या है, 2 से देंगे कितना आएगा 31। तो ये कितना आ जाएगा 62 इक्वल टू 2 गुना 31। 62 को लिख सकते हैं 2 गुना 31। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए इतना, ठीक है। अब कुछ संख्याएं लिखते हैं ऐसे, जैसे 7 गुना 11 गुना 23 लिखते हैं। 7 गुना 11 गुना 23 लिखते हैं, ये अभाज्य संख्या है। इसका गुणनफल यदि निकालेंगे तो आपके एनसीईआरटी में इसका गुणनफल निकाल के दिया है 1771। 1771 तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इस तरह की कुछ और संख्या है 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23। 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23, इसको गुणनफल करके कितना होता है 51। 53 13 53 13 होता है इस तरीके का, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23। 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11 गुना 23, इसका गुणनफल कितना हो रहा है? इसका गुणनफल हो रहा है 10 626। 10 626। तो ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, जिसको 23 11 7 3 ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल खंड के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब भाज्य को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, भाज्य को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। आज हम ये गुणनखंड की बात क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात इसीलिए क्योंकि इस विधि से, गुणनखंड निकालने की विधि से भी हम किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं और वहां से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चौंकना नहीं, गुणनखंड विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया है, दिया हुआ है। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उस विधि पर जाने से पहले इतना तो समझ लिए ना, ठीक है। अब इसी पर एक थ्योरम बना करके कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं ताकि हमारा जो ये समझ है एक लाइन में सीमित हो जाए। ये जो हम लिखे हैं ये इस थ्योरम का ये सार है। थ्योरम का ये क्या है, कंक्लूजन है, सारांश है। ये जो हमारा स्टेटमेंट पहले लिखे हुए हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमारा स्टेटमेंट का सारांश है इस अध्याय का, ठीक है। अब हम लोग पूरा का पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है। तो थ्योरम 1.2 प्रमेय 1.2 कह रहा है, इसको हम लोग आधारभूत प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आधारभूत प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। मतलब गणित की या अंक गणित की ये क्या है, आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसको हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? प्रमेय का स्टेटमेंट आपके पास है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक, हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, ठीक है, के रूप में व्यक्त या इसी को कहा जाता है गुणनखंडित। गुणनखंडित करके इसको लिखा जा सकता है,
गुणनखंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है एवं, ठीक है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। एवं यह गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ठीक है, इस जो थ्योरम का सेकेंड हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले इतना समझ लेते हैं। तो पहले हिस्से को तो हमने समझ लिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 1771 है, एक भाज्य संख्या है, इसको हम लोग 7 × 11 × 23 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको हम लोग इसको इस लाइन में नहीं लिख सकते हैं कि 11 × 7 × 23, इसको गुना करेंगे तो क्या इतना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये भी इसी का वैल्यू होगा। तो इसमें हमने क्या किया, क्रम बदल दिया है। जो गुणनखंड है उसका जो है क्रम बदल दिया है कि 7 इसमें आरोही क्रम में लिखा हुआ है और इसमें आरोही क्रम नहीं है, इसमें जो है एकदम से अव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। पहले बड़ा है, बीच में अब सबसे बड़ा हो गया। किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको। ये एक क्रम में है, आरोही क्रम में। क्या इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिख देंगे तो इसको इसे नहीं लिख सकते हैं कि 23 × 11 × 7 लिख सकते हैं ना। 23 × 11 × 7 यदि लिख देंगे तो ये अवरोही क्रम में हो गया। बड़ा से छोटा की तरफ गया तो अवरोही क्रम, छोटा से बड़ा की तरफ गया तो आरोही क्रम। तो गुणनखंड आरोही क्रम में लिखा जाए, अवरोही क्रम में लिखा जाए या किसी क्रम में ही ना हो, फिर भी हमें क्या होगा, जो परिणाम आएगा, ठीक है, गुणनफल आएगा, वो हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या होगा। यदि हम क्रम को छोड़ देते हैं तो क्या इसका और कोई गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वही तो कह रहा है कि अद्वितीय होगा। किसको? यदि हम लोग क्रम को छोड़ देते हैं, क्रम के बिना यदि हम लोग ध्यान दें उसके गुणनखंड पे, तो हमारे पास क्या होगा, अद्वितीय गुणनखंड होगा। दूसरा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है ना। यदि क्रम को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्रम को हटा देते हैं, क्रम पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि पहले 7 लिखा है कि पहले 13 लिखा है, 23 लिखा है, तो 7 और 23 यदि पहले लिखा हो ना लिखा हो, इस पर बात पे यदि हम लोग बहस ना करें तो हमारे पास क्या होगा, जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है। मतलब एक ही गुणनखंड होगा, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में जो हम लोग निरूपित करते हैं या फिर हम लोग विरूपित लिखते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वो अद्वितीय गुणनखंड होता है यदि क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो वही तो ये थ्योरम कह रहा है। बात समझ गए ना। तो क्या होता है, वो अद्वितीय गुणनखंड होता है थ्योरम के क्रम के बिना। ठीक है, तो हमें जो इसमें याद रखने वाली चीज यह है कि मोटा मोटी आपको सिंपल सा एक छोटा सा लाइन याद रखना है, जो हमने पहले ही वहां पे लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और पूरी की पूरी ये पंक्ति आप कहीं भी चिपका दीजिए, आपको कहीं भी कोई भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं है। ठीक है ना। एक मार्क्स लेस मात्र भी जो है आपको इस पर कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसी का ये क्या है, सारगर्भित रूप है। एक छोटे से लाइन में हमने पूरे के पूरे थ्योरम के 5 लाइन के थ्योरम के एक लाइन में लिख देके खत्म कर दिया। ठीक है, तो पढ़ने का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मतलब बहुत जटिल चीजों को जटिल में ही रखें। ये भाषा क्लिष्ट है, भाषा जटिल है, उसको आसान भाषा में लिखेंगे हम लोग, तब ना समझ में आया। ठीक है, तो जितने भी क्लिष्ट भाषाएं हैं उनको हम लोग यही एक है जो पढ़ने का असली जो मतलब आता है ना निकल करके, वो यही होता है। आप बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल समझ, ये पंक्ति समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन ये पंक्ति समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि इससे गुणनखंड भी निकालने कर जो है गुणनखंड से विधि से हम लोग मौसो या लौसो कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस पर चलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, आपका एक पूरा का पूरा लाइन है, इसी तरह का लाइन है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इसी बात को तो कह रहे हैं, जितनी भी संख्याएं हमारे पास वो तो प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, जो गिनती की जो भी संख्या है जिसका हम लोग गुणनखंड निकाल दिए, ये भी तो प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो क्रम को छोड़ दें तो ये अद्वितीय होता है, मतलब इसका दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, एक ही गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने नोट्स में उस पंक्ति को भी लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तो हम लोग आप उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हटाते हैं, खाली करते हैं, बोर्ड, आगे बढ़े। चलिए अब जरा एक बार हम लोग समझते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या यदि होता है हमारे पास, कोई भी यदि संख्या हमारे पास होता है तो उसका क्रम हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का यदि निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसका निकालें, कोई संख्या लेते हैं ऐसा, इसी में दिया हुआ है संख्या ना, उसी का निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 32,760 एक संख्या दिया हुआ है, 32,760 एक संख्या दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 2, ठीक है, 2 3 बार है, इसके बाद 3 2 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 है ना, 5 7 13, 5 गुना 7 गुना 13। ये क्रम कैसा है, ये एक आरोही क्रम है ना, ये आरोही क्रम है, इसमें छोटा से बड़ा की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और यदि इसी को हम लोग उल्टा देते हैं, जैसे इसे 2 का पावर 3 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 3 का पावर 2 हो गया, 5 हो गया, गुना 7 हो गया, गुना 13 हो गया। इसी को हम लोग यदि क्रम उल्टा देते हैं, 3 का पावर 2 पहले लिख देते हैं, 2 का पावर 3 इधर लिख देते हैं, इधर 13 लिख देते हैं, इधर 7 लिख देते हैं, इधर 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? ये भी फिर भी क्या होगा, यदि क्रम को ना छोड़ दें, हम लोग क्रम को ध्यान में नहीं दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड या अद्वितीय गुणनखंड होगा, यही तो कह रहा है। ठीक है, चलिए अब एक हम लोग एग्जाम्पल का प्रश्न बनाते हैं। एग्जाम्पल का प्रश्न है 5वां नंबर एग्जाम्पल का, उसको देखते हैं। ये छोटा सा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कोई संख्या है जिसका 4 का पावर n है, इस पर कह रहा है विचार करने के लिए। ठीक है, 4 का पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, इस पर विचार करने के लिए कह रहा है। और जहाँ ये जो पूरा का पूरा संख्या है 4 का पावर n जो संख्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, या इसको यूं लिखिए, प्राकृत लिखते हैं, प्राकृतिक नहीं लिखते हैं, प्राकृत लिखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n का मान जो है 0 पर समाप्त होता हो। तो कह रहे हैं कि आप जो है n का कोई ऐसा मान निकाल सकते हैं जिसके लिए 4 के पावर n का जो मान होगा वो 0 पर समाप्त होता होगा। कह रहे कोई भी ऐसा मान निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहली बात तो हम समझने का कोशिश करते हैं कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, जरा हम लोग इस एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 5 कितना है, एगो 5 है।
ठीक है, और 2 कितना है, 3 गो है। तो 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है, देखिए यहाँ 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है ना, 2 गुना 5 का एक जोड़ा बन रहा है। इस पर जीरो कितना है, एगो जीरो है। चलिए 100 का देखते हैं, 100 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 50, 2 25, 5 गुना 5। इसमें 2 और 5 का कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 गुना 5, 1 2 गुना 5, 2 जोड़ा बन रहा है, कितना जीरो है, 2 गो। चल और कुछ चलते हैं हम लोग, 3000 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 750, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 750 का आधा कितना होगा, 350, गुना हो गया कितना 700, और 50 का हो गया 25, तो 375, 375 हो गया। अब 200 तो नहीं लगेगा, तो अब 5 से देते हैं। तो 375 में 5 से देंगे तो कितना आएगा, 375 में 5 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, 2 25, 25 75, 75 आएगा। फिर 5 से लग जाएगा 25 आएगा, आएगा ना। तो 25 दिया, 5 से देंगे 15 25 75, 15 आएगा ना, 15 आएगा। फिर देंगे कितना से, 5 से, 3 आएगा। अब 3 दे दिए। अब देखिए कि इसमें 2 और 5 का कितना पेयर है, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 और 5 का कितना पेयर है, एगो 2 एगो 5, एक पेयर हुआ, दूसरा और दूसरा, 2 पेयर हुआ, तीसरा और तीसरा, 3 पेयर हुआ। 3 पेयर है तो जीरो क्या गो है, जीरो भी तो 3 गो है। तो जितना 2 और 5 का पेयर है उतना ही यहाँ देखिए जीरो है कि नहीं है। तो इतना बात तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2-3 एग्जाम्पल से कि भाई जीरो उतना ही आएगा जितना 2 और 5 होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब होता है 2 और 5 का पेयर। तो हमको 2 और 5 का पेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा ना सबसे पहले। तो यदि हम लोग 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर पाए तो क्या हम बता सकते हैं कि जीरो कितना होगा, जीरो होगा भी या नहीं होगा। तो 4 के पावर n का यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, इसका पावर में n हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 हो गया, इसका पावर में n हो गया, 2 हो गया, इसका पावर में 2n हो गया। पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, गुना। पावर के ऊपर पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर 2n हो गया। इसमें कहीं पे 5 है अभाज्य गुणनखंड में, तो अभाज्य गुणनखंड में भाई 5 तो है ही नहीं। तो यहाँ हम क्या लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 के पावर 4n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 तो है, 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अब फिर लिखना है, चूंकि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 का, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में, कहाँ पे, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ ऊपर मिटा करके हम लिख देते हैं, ठीक है। अभाज्य लिख दिया ना, गुणनखंड में 2 गुना 5 का होना जरूरी है, ठीक है। और चूंकि इसमें नहीं है इसीलिए क्या होगा, 4 का पावर n, 4 का पावर 4, 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा,
है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n के, अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको जो थॉट आता है उसी थॉट को लिखना है इसमें भाषा में, ठीक है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह सबका आप आंसर लिखते हैं ना, उस तरीके से भाषा में इसको लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। और इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे आपको इसको सॉल्व करने में, हल करने में कठिनाई नहीं होगी अब आगे से, ठीक है। तो यह एग्जाम्पल हमने देख लिया, इतना तक देख लिया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ और सीखने का कोशिश करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुछ एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, फिर सीधे हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे। प्रश्नावली बहुत छोटा सा प्रश्नावली है, ज़्यादा उसमें सवाल है नहीं, 900 है, ठीक है। तो वो आप निकाल ही लेंगे और ये बहुत ही आसान है गुणनखंड विधि से, ठीक है। और यहाँ तक यदि पहुँचे हैं आप सभी, तो हम जानते हैं कि यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो आप लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, और तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है ना, वीडियो को लाइक्स और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बनता ही है। इतना तो आप सपोर्ट हमें कर ही सकते हैं, तो इतना ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलसीएम सीखने का कोशिश करते हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो दिया गया है, उसमें कह रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। 6 और 20 का, किसका? 6 और 20 का कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये पूरा नाम। तो 6 का और 20 का कह रहा है, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा, 20 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 5 होगा। क्या ये सिखाना पड़ेगा? यदि सिखाना पड़ेगा तो चलिए सीखते हैं। 6 का गुणनफल निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 3 बार में लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, ठीक है। 20 का निकालने के लिए करेंगे, 2 देंगे, 10 बार में लगेगा, 2 दाएं 20, फिर से 2 देंगे, कितनी बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा, 2 पंचे 10। अब 5 तो किसी से नहीं कटेगा, ये 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। देखिए मेरे क्लास में यदि बैठते हैं तो पेन लेकर के बैठा कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के, ऐसे वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर कहिएगा कि सब तो समझ में आता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे पेन लेकर के लिखिएगा। आप कंप्लीटली जैसे ही हम बोले कि इसको नोट कर लीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक ना बोले नोट करने के लिए, तब तक सीधा सीधा पूरा फोकस रहना चाहिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे, टैब स्क्रीन पे या लैपटॉप, जो भी देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, उस स्क्रीन पे, ठीक है। और कान जो है मेरी बातों पर होनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब जरा हम लोग एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले क्या निकाले? पहले एचसीएफ ही निकालते हैं। पहले एचसीएफ निकालते तो कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इस दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बार आया है 2 ही आया है, 1 ही बार आया। सबसे ज्यादा 1 ही बार आया है और 2 ही आया है, तो 2 ही न हुआ। इसके बाद कोई है जो कॉमन है दोनों में? नहीं है। 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अब नहीं है, 1 ही 2 था, 1 2 हमने लिख लिया, अब यहाँ नहीं है। 3 है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे कम कितनी बार आया है?
2 बार आया है ना, मल्टीपल, तो ये हो गया 2 गुना 2, ठीक है। 3 भी आया है, 5 भी आया है, 3 गुना 5, ये हो जाएगा इसका क्या, एलसीएम। तो इसको यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 और 15 चौका हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 है इसका एलसीएम। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। हमने इसीलिए फुल फॉर्म लिखा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट सबसे कम संख्या नहीं, ऐसा संख्या जो मल्टीपल का ज्यादा कम से कम बार में है। तो कम से कम एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, तो इसको लिखना ही पड़ेगा ना। 3 और 5 को लिख लिया। 2 कितनी बार है, सबसे ज्यादा बार 2 है, एक में 2 है, एक में 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन 2 बार, अधिकतम 2 बार में है, तो अधिकतम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। माफ करिएगा, गलती कर रहे हैं हम क्या, नहीं सही कर रहे हैं, कहीं गलती नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, ठीक है, हमने चेक कर लिया। चलिए, तो हमने 6 का बना दिया आपको, और ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब 7वां प्रश्न पे चलते हैं, चलें क्या। चलिए, यहाँ पे एक थ्योरी हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। ये जो हमारा थ्योरी आया है, एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, इस पे हम लोग कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। यहाँ से कुछ परिणाम आएंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ परिणाम आएगा। इसको हम लोग ये जो है लिख लेते हैं बढ़िया से साफ करके। तब तक आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन था हमारा 6 और 20 का जो है निकालना है, क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका एलसीएम निकल के आता है कितना, तो 60 आता है, ठीक है। एचसीएफ निकल के कितना आता है, तो 2 आता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक है हमारे पास यहाँ पे परिणाम निकालते हैं। परिणाम कुछ निकल के आता है इसका, ठीक है। इस दोनों संख्या को मान लेते हैं ए और एगो को मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, तो 6 को मान लेते हैं ए और 20 को मान लेते हैं बी। तो एलसीएम, और यहाँ निकालते हैं हम लोग ए गुना बी। ए गुना बी निकालेंगे तो 6 गुना 20 कितना हो जाता है, 120, ठीक है। एलसीएम ए बी कितना हुआ, एलसीएम ए बी कितना हो गया, ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना है, 60 है। एचसीएफ ए और बी कितना हुआ, एचसीएफ ए और बी हो गया कितना, 2। आप कह रहे होंगे कि फटाफट तो सर लिखते जा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। देखिए, हम ये पहले का किया हुआ चीज है, ठीक है ना, अभी कुछ हम नया नहीं लिखते हैं। 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया था, हम 6 और 20 का एलसीएम निकाल चुके हैं पहले ही, तो वहां लिख दिया 60 हो गया, एचसीएफ लिख दिया 2 हो गया, 900 2 हो गया, 900 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, ए और बी मान लिए। ए और बी इसीलिए मान लिए 6 और 20 को क्योंकि हमको कॉमन निकालना है, किसी भी संख्या के लिए निकालना है ना। ए का कोई भी संख्या हो सकता है, यदि सिर्फ 6 और 20 लिखते तो हमें लगता कि सिर्फ हम 6 और 20 के लिए ही परिणाम निकाल रहे हैं। ये परिणाम हमारा रैंडम है, जनरल परिणाम है, सामान्य परिणाम है, किसी भी संख्याओं का जो के लिए परिणाम है। जब भी 2 संख्याओं का मौसा लसा निकालेंगे उन सभी संख्याओं के लिए है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ए और बी मान लिए, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। हड़बड़ी भागदौड़ या चिल्लाने वाला क्लास नहीं है ये कि आए फटाफट गए फटाफट करे ये हो गया, वो सब नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अपने लिए जो है जो फायदे की चीज़ है वो समझना है। तो ए गुना बी निकाले, ए गुना बी का मतलब है जो है ए का वैल्यू था 6 और बी का वैल्यू था 20, तो उसके लिए 120 निकाले। हमको काम है इसका गुणनफल का, ठीक है ना, इसीलिए हम निकाले, हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम हम निकाले थे दोनों संख्या का, ए और बी, यानी कि 6 और 20 का तो कितना आया था, 60 आया था, उसको हमने लिख लिया।
HCF निकाले थे कितना, ए और बी का कितना आया था, 2 आया था, यानी कि 20 और 6 का तो हम लोग कितना 2 लिख लिए। तो एलसीएम और एचसीएफ को ही तो लिखे हैं, जो पहले परिणाम हम निकाल चुके हैं उसी परिणाम को लिखे हैं। अब हम इसको भी गुना कर देते हैं, किसको, एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना कर देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी, ठीक है, बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम था 60 गुना ये 2, कितना हो जाएगा 120। अब आपको कुछ दिखा, अब दिखा होगा, बहुत बढ़िया से दिखा होगा कि देखिए दोनों परिणाम बराबर आया है, दोनों संख्या को गुना किए तो फिर भी 120 से आया, एलसीएम एचसीएफ को गुना कर दिए फिर भी 120 से आया। यही तो परिणाम हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यही परिणाम दिखाना चाह रहे थे, यानी कि ए गुना बी बराबर होगा एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी। यही तो रिजल्ट था जिसके लिए हम आपको इतना परेशान किए, इतना परेशान किए, अंधेरे में रखे। अब उजाला दिखा। अब यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल जो होता है वह दोनों संख्या के मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसों एवं लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। इतना लिख दे तो कौन सा पहाड़ टूट गया, कोई पहाड़ नहीं टूटा है। इसी को भाषा में लिख दिए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उसके मौसों और लौसों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और जब ये थ्योरी आपको पता हो गया, ये फॉर्मूला आपको पता हो गया, तो इस फॉर्मूला से कुछ और नहीं निकाल सकते हैं क्या। इस फॉर्मूला से हम यदि एक संख्या निकालना चाहेंगे ए बराबर, तो ए बराबर निकालना चाहेंगे तो बी को इधर भेज देंगे, तो एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी, अब बट्टा में बी नहीं हो जाएगा, दूसरे संख्या से भाग दे देंगे उसके एलसीएम बट्टा गुना एचसीएफ में दूसरे संख्या से भाग दे देंगे तो हमको पहला संख्या नहीं निकल जाएगा। तो ये भी तो एक परिणाम हो गया ना, नहीं हुआ ये परिणाम, बताइए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आप बी के जगह पे ए रख दीजिए, ए के जगह पे बी रख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या फिर इधर से निकाल लीजिए, एलसीएम बराबर कर लीजिए। यदि एलसीएम में बराबर करेंगे, इतना तक आप लिख लिए हैं, यदि लिख लिए हैं तो हम आगे मिटा रहे हैं, नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए तब आगे देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी परिणाम को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं भाई। इसी परिणाम को हम क्या लिख सकते हैं, यदि एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ए गुना बी अब बटा में एचसीएफ ए बी, यही लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं ए गुना बी बटा में एलसीएम ए बी का एलसीएम। तो किसी भी संख्या के गुणनफल में उसके मौसों से भाग देंगे तो उसका लौसा निकल जाएगा, लौसा से भाग देंगे तो उसका मौसा निकल जाएगा। निकाल के दिखा देते हैं आपको, चलिए निकाल के दिखा देते हैं कि हमारे पास संख्या कितना था, 6 और 20 था। इसका एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 60, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका एलसीएम, हमको नहीं पता, एलसीएम हमको नहीं पता है, हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे फॉर्मूला से, ए गुना बी 6 गुना 20, आप भाग दे देंगे किससे, भाग दे देंगे एचसीएफ से भाग देंगे ना, तो 2 से भाग दिए, एचसीएफ के जगह पे कितना है 2, तो 2 से भाग दिए, तो 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। अब 20 दिया कितना होता है, 60 होता है। देखे तो एचसीएफ 60 निकला, क्या पहले हम एलसीएम 60 निकाले थे, नहीं निकाले थे, बिल्कुल निकाले थे, तो आ गया ना, क्या दिक्कत है इसमें।
कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप में है। दिक्कत आप में ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, देखिए सब सवाल बनेगा, कोशिश करते रहिए, ठीक है। मेरे बनाने से सवाल नहीं बनता है, मेरे समझने से सवाल नहीं समझेगा, समझ में आएगा। आपको समझना होगा, और आपको समझने के लिए आपको कुछ लिखना होगा, कुछ करना होगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा, कुछ मेरी बातें सुननी होगी, ठीक है, कुछ मैं जो बोलूँ उसको करना होगा। तो करते रहिए, देखिए आता है। आप सोचिए जरा, थिंक करिए इस पर थिंक करेंगे तो क्या, इधर गुना भाग बदलते बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो गुना को बराबर के दाहिने तरफ या बाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। भाग को उधर ले जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। जोड़ को ले जाएंगे तो घटाव में हो जाएगा, घटाव को ले जाएंगे तो जोड़ में हो जाएगा। क्या ये सब आप पहले बचपन में नहीं सीखे? तो उसी से तो निकल के आया है सब। एक परिणाम हमने निकाल करके देखा कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लॉसो और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो वहां से हम लोग क्या किए, वहां से हम लोग एक संख्या को निकाल ले सकते हैं, आप हमको मौसा निकाल सकते हैं। कोई भी 3 दिया हो तो चौथा को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 3 देना चाहिए, ठीक है। किसी भी 3 का वैल्यू पता है तो हम लोग चौथा का वैल्यू निकाल सकते हैं। या पूरा का पूरा गुणनफल पता होगा तो यार भी पता है ना, इसका मतलब, ठीक है। तो वहां से हम लोग एलसीएम या एचसीएफ में से किसी एक चीज को निकाल लेंगे। जब एक चीज निकल जाएगा तो हमको उसको गुना करके संख्या निकाल सकते हैं। आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में भी एलसीएम और एचसीएफ 3 संख्या का कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निकालना है, ठीक है। कर लेंगे ना। ये भी निकाल के दिखा देते, क्योंकि यहाँ भी एक परिणाम होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 संख्या के लिए सही होगा तो क्या तीसरा के लिए सही होगा? देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है। मिटा रहे हैं हम, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक कीजिए और लिखिए फटाफट, ठीक है। चलिए, हो गया सुंदर चिकना पूरा एकदम से। अब इसकी सुंदरता पे कुछ काले काले दाग लगाना, ठीक है। ब्लू दाग लगाएंगे, काला दाग लगाएंगे। चलिए काला टीका लगाते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है 6, 72 और 120 का। 6 का करेंगे 2 गुना 3 होगा, 72 का करते हैं 2 तो कितना होगा 36, फिर आएगा 2 कितना होगा 18, और फिर आएगा 2 कितना होगा 9, फिर आएगा 3 गुना 3, ठीक है। हम ये करते जा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से 72 और इस तरीके से कर लीजिएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। 120 का करते हैं, 120 का करेंगे तो 2 कितना आएगा 60, 2 कितना आएगा 30, 2 कितना आएगा 15 गुने 3 गुने 5, ठीक है। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे के लिए क्या करना होगा? एलसीएम निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे ज्यादा बार कौन कौन आया है उसको लिखना है, ठीक है। तो 2 देखिए 3 बार आया है, तो 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 गुना 3 1 बार आया, 3 2 बार आया तो 2 बार 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गुना 3 का पावर 2 गुना आएगा 5। और कोई संख्या है? नहीं है, और कोई संख्या नहीं है। तो इसको गुना करके हो जाएगा 8 में 72 और 72 पंचे 72 पंचे गुना कर देंगे 5 गुना 10 का 0, हासिल बच जाएगा कितना 1, 7 पंचे 35, 1 36, 360, 360, ठीक है। कितना आ गया 360 आ गया। एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल देते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर हाईएस्ट कितना है? 2 है एक बार में, एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, तो 2 हो गया। 3 है एक बार यहाँ भी, यहाँ 2 बार है तो एक बार है यहाँ है, 3 हो गया। क्या और है जो सब में है? इसमें तो अब कुछ है ही नहीं, तो छोड़ ही देना है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, बात खत्म, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब एक बार गुना करके चेक कर लेते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं तो 360 गुना 6 करते हैं
कितना आएगा 0 आएगा, ये क्या ऐसा ही 6 के 36 का 6 बच जाएगा 3, 36 का 18, 3 हो जाएगा 21। इतना ठीक है। और तीनों संख्या का गुणनफल करते हैं, a गुना b गुना c निकालते हैं। ABC है ना, 6 गुना 72, 6 गुना 72 और गुना में 120 करते हैं। ठीक है, 6 गुना 72 गुना 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छक्के कितना होता है 12 छक्के 72, तो 72 गुना 72, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 72 गुना 12 को गुना कर लेते हैं, 72 और 12 को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूना 14 और 2 16 के 6 कितना बच जाएगा 1, 7 1 हो जाएगा 8, 864, इसको 6 से गुना कर लेते हैं तो 6 का 24 के 4, ठीक है, बच जाएगा 2, 36 और 2 38, बच जाएगा कितना 3, 8 से 48 और 3 51, 0, इतना आ गया। तीनों को गुना के 51 840। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना। तो याद रखना है कि जब 3 संख्या हो तो गुणनफल का बराबर नहीं होगा मौसा गुने लौसा के गुणनफल के। ठीक है, 3 संख्या में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या में संभव है, 3 संख्या में संभव नहीं है। तो उस परिणाम को याद रखना है। ठीक है, यहाँ ये सब काम नहीं करेगा, 3 संख्या में काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। कौन सा? तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले समझ लीजिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज बनाइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। यहाँ से आगे का वीडियो जो है उसके बाद देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।